हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन के स्रोत। तो भोजन का स्रोत ये जो टॉपिक है ये आपके टीटी के जो सिलेबस में दिया गया है उसमें ये पहला टॉपिक है बायोलॉजी से रिलेटेड। बाकी आपकी जो सिलेबस है पूरा उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी का पहला टॉपिक है भोजन के स्रोत। तो गाइस अब बात आती है कि इसका अर्थ क्या है। भोजन के जो स्रोत है इसका अर्थ क्या है। तो ये भोजन के स्रोत से तात्पर्य उन जीवित प्राणियों, पौधों व पदार्थों से है जिनसे हमें अपने आप को जीवित रखने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और किसी भी जीव के शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक। अब ये जो भोजन के स्रोत हैं, ये हमें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो होता है पौधे से प्राप्त स्रोत, ठीक है। तो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो सभी पौधों से प्राप्त करते हैं इस स्रोत को। जैसे जितनी भी दालें हैं, गेहूँ हैं, चावल है, सब्जियां हैं, फल है, वो सब इसी में आ जाता है। और दूसरा होता है जंतुओं से प्राप्त स्रोत, जिसमें मांस, मछली, दूध, अंडे आदि और इनका भक्षण करने वाले जो जीव होते हैं वो मांसाहारी जीव कहलाते हैं। ठीक है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि भोजन के स्रोत क्या होते हैं और इनके ये कितने भागों में बटा हुआ रहता है। तो पौधों से प्राप्त स्रोत होते हैं और जंतुओं से प्राप्त स्रोत होते हैं। अब आपको मैंने अभी थोड़ी सी जानकारी दी थी भोजन के स्रोत के बारे में, अब उसके घटक भी पढ़ेंगे। तो पहला भोजन के स्रोत है। भोजन का स्रोत एक बार और देख लेते हैं हम। भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? पौधों से प्राप्त, जंतुओं से प्राप्त और भोजन के प्रकार। तो अब जो भोजन के स्रोत है पौधों से प्राप्त, उसमें क्या क्या होगा? पौधों से प्राप्त में होगा, देखिए आप, जो पौधा है उसके विभिन्न भाग जो हैं वो अलग अलग तरह से उपयोग में आते हैं। जैसे कि हमें पता है पौधे की जो जड़ होती है उसको हम, उसका उदाहरण यदि हम लें तो गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, इस तरह से हम उसका उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। फिर तना, जो पौधे का तना होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? आलू, अदरक, गन्ना और इसी तरह से और दूसरे भोज्य पदार्थ। फिर अगला है पत्ती। हम भाजियाँ खाते हैं ना अलग अलग, पालक है, मेथी है और क्या, नौनिया है, बथुआ है और बहुत सारी इस तरह के और दूसरे पत्ते भी हम भाजी के रूप में उपयोग करते हैं। फूल गोभी, ब्रोकली और भटे, ये सब क्या है? फूल। उसके बाद फल के रूप में हम क्या खाते हैं? आम, केला, चीकू, जितने भी होते हैं ये सब हम पौधों से प्राप्त करते हैं फल के रूप में। इसके बाद बीज के रूप में अनाज, दालें, ये सब बीज के अंतर्गत आती हैं। तो आपने देखा ना पौधों से हम कितनी सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। ये तो थोड़ा सा उदाहरण है, इसके अलावा बहुत सारे जो भोज्य पदार्थ है वो हम पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है कि हमें जंतुओं से क्या प्राप्त होता है। जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध, गाय भी दूध देती है, भैंस भी देती है, बकरी भी देती है, कहीं कहीं तो भेड़ का दूध भी उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह से अंडा, मुर्गी के अंडे तो हैं ही, पता ही है हमें, बतख के अंडे भी कोई कोई उपयोग करता है। मांस, बकरी का, मछली, इस तरह से मुर्गे का, ये सब मांस के रूप में उपयोग किया जाता है। और शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है कि भोजन के प्रकार, जंतु का हो गया। अब आता है भोजन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो भोजन के प्रकार किस रूप में हम ले रहे हैं कि जो केवल पौधों से प्राप्त भोजन को ही प्राप्त करता है या खाता है तो वो शाकाहारी होते हैं, और मांसाहारी कौन होते हैं? जो जंतुओं से प्राप्त भोजन को लेते हैं। तो ये हो गया भोजन के प्रकार। अब इसके बाद आपका भोजन के स्रोत क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है भोजन के घटक कौन से हैं। भोजन के घटक, भोजन के घटक मतलब क्या होता है? घटक से क्या तात्पर्य है? घटक से तात्पर्य ये है कि जो भी भोजन हम ले रहे हैं, चाहे वो जंतुओं से प्राप्त हो, चाहे हम पौधों से प्राप्त करें, लेकिन उसमें कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व उसमें मौजूद हैं, ये हमें देखना है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, स्टार्च।
ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। अब कार्बोहाइड्रेट में हम देखते हैं क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है कि इसके कार्य क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं और इसकी कमी से क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कार्य, ये ऊर्जा प्रदान करता है। जो हमारा शरीर सुबह से लेकर शाम तक काम करता है उसके लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हमारे भोजन का मुख्य अवयव है। इसका स्रोत क्या है? हम डेली चावल, गेहूँ, आलू, चीनी ये तो खाते ही हैं, ठीक है ना। ये आम तौर पे इन्हीं का उपयोग होता है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर इसकी कमी से, अभी जैसे कि आपको पता है ये ऊर्जा प्रदान करता है और यदि इसकी कमी हो जाएगी तो हमें कमज़ोरी और थकान का अनुभव होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी। और यदि हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस कभी कभी लगती है तो हम ग्लूकोज़ को पानी में घुल के पी लेते हैं और हमें थोड़ी देर में ऐसा एनर्जेटिक फील करते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसने बिल्कुल तरल फॉर्म में था और जैसे ही हमारी आंत में पहुंचता है उसके द्वारा अवशोषित होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है प्रोटीन। इसके बाद क्या आएगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट के दूसरे नंबर पे है। और प्रोटीन का क्या पढ़ेंगे? इसका कार्य क्या है? शरीर वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत। अब शरीर वृद्धि कैसे? जो एक उम्र में जो कोई भी बच्चा है, मान लीजिए छोटा होता है तो हम उसको कहते हैं कि बेटा कॉम्प्लान पियो, बॉर्नवीटा पियो, अच्छे से दाल खाया करो, ये वो दुनिया भर की बातें बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उसकी जो एज होती है वो वृद्धि की होती है, उसी एज में वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो उस समय प्रोटीन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि वो उसके शरीर में विकास करता है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है ना। तो शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है ये। और जहाँ कहीं भी हमारे शरीर में ऊतक डैमेज हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनकी मरम्मत करता है। तो कभी भी रिपेयरिंग की बात आए बॉडी में कहीं पर भी और हमारे बॉडी डेवलपमेंट या शरीर वृद्धि की बात आए तो ये प्रोटीन का कार्य है। इसके स्रोत क्या है? जितनी भी दालें हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, पनीर है, अंडा है, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। कमी से क्वाशियोरकर और मैरास्मस नामक रोग होता है ये, ठीक है। कभी भी आ जाए कि क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग जो है वो किसकी कमी से होता है तो आपको याद रखना है प्रोटीन की कमी से। देन उसके बाद आता है वसा। वसा यानी फैट्स, ठीक। वसा, अब वसा में भी हम यही चीज देखेंगे। वसा में क्या देखेंगे? कार्य क्या है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। कभी भी आ जाए कि कार्बोहाइड्रेट या वसा में से कौन ज़्यादा ऊर्जा देता है तो आपको याद रखना है वसा। लेकिन कभी भी ऊर्जा के बारे में यदि पूछा जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऊर्जा के मामले में कौन है तो आपको कार्बोहाइड्रेट याद रखना है। और ये शरीर को गर्म रखता है। आपने देखा होगा जो थोड़े अच्छे, जिनमें चर्बी ज़्यादा होती है, थोड़े हेल्दी होते हैं, जिनमें मांस ज़्यादा होता है, मोटे होते हैं, उनको ठंड कम लगती है क्योंकि उनके शरीर में वसा ज़्यादा है ना। और इसके स्रोत क्या हैं? घी, मक्खन, तेल, सूखे मेवे, जितने भी ये सब इस तरह की चीज़ें होती हैं वो सब वसा के स्रोत होते हैं। और इसकी कमी से वजन कम हो जाता है और कमजोरी महसूस होती है। फिर ये तीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये मुख्य अवयव हैं क्योंकि ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए। इसके कंपैरिजन में जो विटामिन है ये हमें कम मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो विटामिन जो है वो रोगों से रक्षा करता। कभी भी रोगों से रक्षा की बात आए तो आपको याद रखना है विटामिन, ठीक है। तो विटामिन कौन कौन से? विटामिन ए, इसकी कमी से हो जाता है हमको नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे अंधेरा होता है तो दिखाई नहीं देता, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। और इसके जो स्रोत हैं गाजर, पपीता, टमाटर, इस पालक, इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो कि हमें पता हैं वो हमें विटामिन ए के लिए अच्छी होती है। फिर विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और ये हमें किससे मिलता है? विटामिन बी अनाज और दालों से प्राप्त होता है। देन सी, स्कर्वी मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़े फूल जाना, और जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें ये विटामिन सी अच्छे से पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, ठीक है, इस तरह के जो और दूसरे खट्टे पर संतरा, मौसम्मी, ये सब। फिर इसके बाद
अगला है विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमैलेसिया वयस्कों में होता है रोग। और ये जो हमें मिलता है वो सूर्य के प्रकाश से ही मुख्य रूप से हमें प्राप्त होता है, इसलिए हमें सूर्य की रोशनी में ज़रूर बैठना चाहिए। और वो भी 9 से 11 वाली जो धूप होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है इसके फॉर्मेशन के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए। और दूध तो हमारा है ही पूरा संपूर्ण आहार, तो दूध में भी ये विटामिन डी जो है वो मिल जाता है थोड़ा। अब विटामिन के से कहीं पर भी हमको यदि ब्लीडिंग होती है, कोई चोट लग जाती है, तो जो रक्त का थक्का है वो देर से जमता है। इसलिए कहीं भी रक्त के थक्काकरण से संबंधित आए कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन के, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो ये हो गया। अब इसके बाद खनिज लवण मिनरल्स, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। ये मुख्य खनिज हैं जो हमारी बॉडी में इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, दांत जो है हमारे मजबूत होते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, ये खनिज जो है आयरन, यह हमारे हीमोग्लोबिन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही Fe ही पाया जाता है, Fe यानी आयरन। ठीक है, इसलिए हम आयरन की गोलियां खाते हैं। कहते हैं ना, डॉक्टर कहता है आपको खून की कमी है तो हमें आयरन की गोली देता है वो। इसलिए हीमोग्लोबिन यानी ब्लड, हीमोग्लोबिन हमारे कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। और यदि हमें एनीमिया है, खून की कमी है, तो हमारे में हीमोग्लोबिन कम होता है, तभी पता चलता है। इसलिए आपको आपके शरीर में आयरन की अच्छी मात्रा होना चाहिए, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर आयोडीन का थायराइड आपको पता है आपके गले में होती है थायराइड ग्रंथि, और इसमें थायरोक्सिन नामक हार्मोन का संश्लेषण होता है, और उस थायरोक्सिन में मुख्य खनिज होता है आयोडीन। इसलिए हमें उसकी पूर्ति होती रहे, हमें आयोडाइज्ड नमक लेना चाहिए। यदि इसकी हमारे शरीर में कमी होती है तो हमें घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग में क्या, गला जो है वो ग्रंथि फूल जाती है, तो गला यहाँ से बहुत भारी भारी दिखाई देता है, और इसको गॉइटर और घेंगा कहा जाता है। फिर ये हो गए खनिज लवण। अब इसके बाद फिर आता है अन्य महत्वपूर्ण घटक। अन्य महत्वपूर्ण घटक में आ जाएगा जल वाटर। ये हमारे बॉडी का लगभग 70% पार्ट होता है। और कहते हैं ना, हमें कम से कम 6-7 गिलास पानी तो हमें पीना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम पानी अच्छे से नहीं पिएंगे तो हमारे पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे, इसके लिए पानी हमें अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का ताप को भी नियंत्रित करता है। और परिवहन मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं, जितना भी सर्कुलेशन हो रहा है, किस किस का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में? जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं और हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी तरह से पोषण में, जैसे कि जो भी हमारे भोजन के अच्छे अच्छे तत्व हैं, पचित भोजन जो है उसका परिवहन भी ये करता है। तो हमारे शरीर में जितना भी लाने ले जाने का काम है वो कौन करता है? रुधिर ही करता है, और रुधिर का बहुत सा भाग जल होता है, इसलिए ये परिवहन में भी मदद करता है। फिर रेशे, रफेज यानी फाइबर। कहते हैं ना, हमें फल खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, क्योंकि इसमें रेशे भरपूर मात्रा में होते हैं, और ये हमारे पाचन को दुरुस्त रखते हैं और हमारे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का निवारण करते हैं। इसलिए ये सब भी हमको अच्छे से खाना चाहिए। ये सब सलाद को बिल्कुल हमारे भोजन का एक मुख्य अंग होना चाहिए, डेली हमें खाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमने आपके भोजन के स्रोत आपको पता चल गए, भोजन के घटक भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आता है लास्ट पार्ट जो है वो है संतुलित आहार। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, संतुलित, बैलेंस्ड का मतलब क्या है? जो हमारा भोजन है वो, उसमें जितने भी तत्व होना चाहिए, जितनी मात्रा में होना चाहिए, सही अनुपात में, ठीक है। तो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जितना होना चाहिए उतना, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, सभी हमारे पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए।
तो हमारा भोजन की जो थाली है उसमें सभी चीज़ इन्वॉल्व होना चाहिए। अनाज भी, दालें, दूध, फल, सब्जियां, ये सब उचित मात्रा में होगी तो हमारा आहार संतुलित कहलाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको कुछ इसमें से पूछना है, आपको कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। धन्यवाद। चलिए बच्चों, अब हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हमें ये देखना है कि हमें कितना समझ में आया है और हम इसका कितना उत्तर देने में सक्षम हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिए, बहुत आराम से। भोजन हमें मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन की बात हो रही है। भोजन हमें मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों और पशुओं से, पत्थरों से, मिट्टी से, जल से। तो इसको आप आराम से बता सकते हैं कि किससे प्राप्त होता है हमको। इसका उत्तर क्या होगा? पौधों और पशुओं से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन पौधों से प्राप्त होता है? दूध, अंडा, गेहूं, मछली। अलग से ही समझ में आ रहा है कि दूध, अंडा और मछली जो हैं ये पशुओं से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि जो गेहूं है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। तो ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट है, दूध किस स्रोत से प्राप्त होता है? इसका उत्तर आपको याद होगा। दूध किस स्रोत से प्राप्त होता है? पौधा, पशु, जल, खनिज। क्लियर है ये भी आपको? दूध गाय से प्राप्त होता है, तो गाय क्या है? पशु है। इसमें उत्तर होगा पशु। इसके बाद नेक्स्ट है, शहद हमें किससे प्राप्त होता है? गाय, मधुमक्खी, बकरी, मुर्गी। बताइए बताइए। मधुमक्खी। वेरी गुड। अब उसके बाद अगला है, अंडा किस स्रोत से प्राप्त होता है? अंडा, पौधा, पक्षी, खनिज, जल। तो इसमें क्या उत्तर आएगा? बताइए, इसमें क्या उत्तर आएगा? इसमें उत्तर क्या आएगा? खनिज आएगा कि पक्षी आएगा कि पौधा आएगा कि जल आएगा? इसमें क्या आएगा? पक्षी। देन नेक्स्ट इज, फल और सब्जियां हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? पशुओं से, पौधों से, खनिजों से, जल से। तो उत्तर क्या होगा? पौधों से। फल और सब्जियां कहाँ से मिलती? पौधों से मिलती बेटा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं से प्राप्त भोजन है? चावल, दाल, दूध, गेहूं। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, आप बिल्कुल बोलेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा? दूध, क्योंकि चावल, दाल, गेहूं ये तो हमें पौधों से प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? दूध। भोजन के स्रोत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? हमने अभी तक केवल कितने पढ़े हैं? पौधों से प्राप्त होता है हमें भोजन और जंतुओं से। तो कितना होगा इसका उत्तर? कितना होगा इसका उत्तर? क्या होगा? क्या होगा इसका उत्तर? 2। इसका उत्तर होगा 2। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों से प्राप्त नहीं होता? पौधों से प्राप्त नहीं होता। चावल पौधों से मिलता है, गेहूं भी पौधों से मिलता है, अंडा मिलता है पौधों से? नहीं मिलता, तो इसका उत्तर क्या होगा? अंडा। और दाल भी पौधों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट इज, मछली किस प्रकार का भोजन स्रोत है? पौधों से, पशुओं से, खनिज से, जल से। तो इसका उत्तर क्या होगा? पशुओं से। अगला, भोजन का कौन सा घटक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? अब ध्यान रखिए, आपको ध्यान देना है कि हमने पूरे कार्य पढ़े हैं सभी घटकों के, तो आपको ध्यान देना है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल। मुझे पक्का पता है कि आपको इसका उत्तर पता है। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला जो भोजन का घटक है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट।
शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए कौन सा घटक आवश्यक है, ये आपको मैंने बताया था कि कौन सा घटक हमारे शरीर में कहीं भी घाव हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, वृद्धि होती है, उसके लिए कौन सा होता है, प्रोटीन। कौन सा होता है, प्रोटीन। फिर वसा का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा का भंडारण, पाचन कराना, रक्त बनाना, हड्डियां बनाना। देखिए, पाचन कराना भी नहीं है, रक्त बनाना। वसा क्या करती है, आपको पता है, हमने बताया था मैंने आपको कि वसा भी हमें ऊर्जा देती है ना। वसा भी हमें क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देती है। लेकिन जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जितना उसका उपयोग होना होता हो जाता है, बाकी का वो वसा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा का भंडारण। इसलिए आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं उनमें वसा ज़्यादा होती है, इसलिए वो मोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का भंडारण। रोगों से बचाव में कौन सा पोषक तत्व सहायक है, रोगों से बचाव, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा देता है। वसा भी ऊर्जा देती है। रेशा हमें पाचन में मदद करता है। तो क्या होगा, विटामिन, जितने भी विटामिन हम खाते हैं ना, वो हमें सब रोगों से बचाते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, विटामिन। भोजन में रेशा, रफेज, फाइबर का क्या कार्य है, पहला ऊर्जा देना, शरीर बनाना, पाचन में सहायता करना, रक्त बनाना। अभी आपको बताया था पाचन में मदद करते हैं ये। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पाचन में सहायता करना। अगला है क्वेश्चन, हमारे शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रखना, केवल प्यास बुझाना, ऊर्जा संग्रह करना, हड्डियां बनाना। तो इसमें उत्तर क्या होगा, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रखना। क्योंकि पानी की कमी होगी तो कोई भी जो क्रिया है वो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे शरीर में 70% तो वाटर ही रहता है। और यदि जल की कमी होगी तो जितनी भी हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं वो इससे प्रभावित होंगे और वो क्रियाएं सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा शरीर की क्रियाओं को सुचारू रखना। देन नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत, चीनी है, दाल, इसमें उत्तर क्या होगा, दाल। प्रोटीन का स्रोत क्या है, दाल, क्योंकि चीनी तो कार्बोहाइड्रेट है, घी वसा है, नमक खनिज है, तो इसका उत्तर क्या होगा, दाल। विटामिन का अच्छा स्रोत क्या है, फल और सब्जियां, तेल, नमक, चीनी। अलग से समझ में आ रहा है बच्चों कि फल और सब्जियां, क्योंकि तेल तो वसा है, नमक में खनिज है, चीनी कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका उत्तर होगा फल और सब्जियां। अगला है, खनिज लवण शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, उचित विकास और कार्यों के लिए, केवल स्वाद के लिए, रंग के लिए, सुगंध के लिए। भाई हमारे शरीर में बहुत से जो कार्य हैं वो कोई ना कोई खनिज की उपस्थिति में होते हैं, तो इसलिए उचित विकास और कार्यों के लिए। ठीक है, स्वाद के लिए और रंग के लिए, सुगंध के लिए नहीं होते हैं, ये उचित विकास और कार्यों के लिए होते हैं। संतुलित आहार में क्या होना चाहिए, केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी आवश्यक पोषक तत्व, केवल वसा। तो ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि संतुलित आहार क्या है, जो हम खाना खाते हैं हमारे भोजन में सब होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता है, प्रोटीन की भी है और वसा की भी है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सभी आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी से कि अब आप सक्षम हैं, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उत्तर दे सकते हैं। तो वेरी गुड। अब इस चैप्टर में यदि आपको कुछ और रह गया है और आपको पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको दूंगी। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।